नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। हजरतगंज स्थित अलाया अपार्टमेंट गिरने का ये पूरा मामला है। मामले में बनाई गई जांच समिति ने बैठक करी है जिसमें मंडलायुक्त, जेसीपी, एलडीए चीफ इंजीनियर शामिल हुए हैं। अपार्टमेंट में हुए हादसे में पीड़ित परिजन भी बुलाए गए हैं। पीड़ित परिजनों ने अपने आशियाने संपत्ति की मांग इस बैठक के दौरान उठाई है। पीड़ितों ने आशियाने और संपत्ति की मांग उठाई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। याजदान बिल्डर पर एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज हुई है। अभी तो जांच समिति सरकार ने बनाया है। जांच समिति के द्वारा विभिन्न पहलुओं को देखा जा रहा है। समिति का जो सीमित दायरा है वो ये देखना है कि ये घटनाक्रम के लिए कैसे हुआ और इसके लिए दोषी क्या है, क्या कार्रवाई होंगे, उसी निगाह से उसको देखा जा रहा है। समिति को ये आवश्यक महसूस हुआ कि एक बार परिवारों को भी सुनना है, इसलिए उनको सुनने के लिए आज बुलाया गया था। जो भी कुछ इसका निष्कर्ष होगा वो समिति की रिपोर्ट में होगा। सामानों की चोरी होने की शिकायत की गई थी मैम, सामान की चोरी होने की सामानों की चोरी की बात नहीं है। वहाँ पे उस समय से ही प्रशासन और पुलिस द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग तत्समय से कराते जा रही है। विधिवत इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस का ड्यूटी लगा था। सामान जो रिकवर हुआ है प्रत्येक की सूची इन्वेंट्री में बनी हुई है। कुछ लोगों ने सामान प्राप्त किया, कुछ सामान अभी दरोगा मतलब पुलिस के पास अभी सुरक्षित है, जिसके लिए निर्देश दिया गया है कि लोगों को अपनी पहचान कराकर उसको मुहैया करा दे। जहाँ पे इसका मलबा गिरा है वो भी हमारे कस्टडी में ही है, मतलब निगरानी में है। उस मलबे को भी एक बार और जांचने के लिए बोला गया है ताकि अगर कोई भी चीज उसमें दबा हो तो वो भी रिकवर हो जाए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी अपनी टीवी स्क्रीन पर अहम तस्वीरों के साथ देख रहे हैं आप। रोशन जैकब को सुन रहे थे। साफ तौर पर कहती नजर आई हैं लखनऊ मंडलायुक्त कि तमाम परिजनों को आज सुनने के लिए बुलाया गया था, समझने के लिए बुलाया गया था कि आखिरकार सरकार जो प्रयास कर रही है उन प्रयासों के अतिरिक्त उनकी और क्या पीड़ा है। तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? आज बैठक हुई है, बैठक में रोशन जैकब समेत तमाम इंजीनियर्स और भी तमाम लोग मौजूद थे और सबसे ज्यादा अगर हाईलाइटेड कुछ था तो वो था कि आज पीड़ित परिजनों को भी बुलाया गया था जिनका घर गृहस्थी सब कुछ तबाह हो चुका है इस हादसे में। जी बिल्कुल, उन लोगों को बुलाया गया था जो इस अलाया अपार्टमेंट में रहते थे। वो सभी पीड़ित परिवार पहुंचे थे। उन्होंने अपने बयान भी दर्ज कराए हैं कि कैसे उन्होंने इस फ्लैट को खरीदा था, किससे खरीदा था, किसके संपर्क में आए थे। सबसे बड़ी बात है कि अलाया अपार्टमेंट के धराशायी होने के बाद एक खुलासा और भी हुआ है कि उस अपार्टमेंट पर एक बड़ा हाउस टैक्स भी बकाया था। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो रोशन जैकब का कहना भी है कि अगर वो हाउस टैक्स जमा भी कर देते हैं तो भी वो लैंड अभी ओनर्स को हैंडओवर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो लोग वहां रहते थे उनका भी उसमें हिस्सा है। तो फिलहाल आगे अभी देखना होगा, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद तय होगा कि जमीन का आखिर क्या किया जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप बड़े लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है, जो आवंटी है उनका कहना है कि यहाँ पर अपार्टमेंट जो धराशायी हुआ उसके बाद सरकार ने उस तरह कोई मदद नहीं की। सब खुले आसमान के नीचे हैं, उनके परिवार कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो उनका सामान है जो धराशायी अपार्टमेंट के नीचे दब गया उसको कैसे वो प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि काफी सामान उसमें से गायब भी है। इसीलिए आपने सुना कि रोशन जैकब ये बात कह रही हैं कि वहां पर 70 से ज्यादा कैमरे लगाए गए। सभी जो सामान जो वहां से निकला है एक स्ट्रांग रूम में उसको रखा गया और लोग जो अपने सामान की पहचान कर रहे हैं उन्हें सुपुर्द भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों के कागजात थे, जो लोगों की वहां पर ज्वेलरी थी या कैश था, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यही वजह है कि जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो लगातार इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि कई सामानों की वहां पर चोरी की गई है। अब देखना ये होगा कि जो जांच समिति है वो क्या रिपोर्ट तैयार करती है, किसको दोषी मानती है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई थी इसमें फिलहाल अभी तक 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक तो जो सपा विधायक हैं उनके बेटे नवाजिश मंजूर को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा उनके एक भतीजे तारिक को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी जिसको बताया जा रहा है फहद याजदानी, याजदान बिल्डर्स का जो ओनर है, उसको फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि उन्होंने 4 वीडियोस जारी किए थे और अपने आप को निर्दोष बताया था। और इस पूरी जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसके पीछे शाहिद मंजूर को जिम्मेदार बताया था और कहा था कि वो लगातार उसमें काम करा रहे थे। जो नीचे
वहां पर जो सीलिंग आ गई थी, जो सीलन थी, और उसके अलावा जो पानी वहां पर रिस रहा था, उसकी मरम्मत का कार्य शाहिद मंजूर के द्वारा कराया जा रहा था। और उनसे कई लोगों ने मना भी किया कि इस तरह की ड्रिलिंग मत चलवाएं वहां पर, वरना पूरे अपार्टमेंट में वहां पर वाइब्रेशन है और उसकी वजह से कोई हादसा हो सकता है। लेकिन शाहिद मंजूर ने उस पूरे काम को कराया। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप कई तरह के लगे हैं, लेकिन पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन आज जो बैठक हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि जो एक आवंटी चीज है और मैं उनका डॉक्टर दर्द समझना सुनने के चाहूंगी। लिए बुलाया देखिए, गया इस था, पूरी लेकिन जांच बहुत समिति मायूसी के हाथ लगी सामने है। कहा जा रहा है ऐसा कि दो तरह के खुलासे हुए हैं, दो तरह की करप्शन सामने आए हैं। पहला करप्शन जो जमीन के नक्शे और जमीन को लेकर के किया गया, दूसरा जो करप्शन था वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के किया गया था, और वो और ज्यादा बड़े मार्जिन पर था। जी बिल्कुल, देखिए जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो उसकी परतें खुलनी शुरू होती हैं। वही अलाया अपार्टमेंट में भी देखने को मिल रहा है कि अब यहां पर पता चल रहा है कि किस तरह से 2 बार नक्शे को नकारा गया। एलडीए ने ही उस नक्शे को पास नहीं किया और उसके बावजूद ये 5 माले की इमारत खड़ी हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हजरतगंज जैसे पॉश इलाके में ऐसा अपार्टमेंट तैयार हुआ जहां से लखनऊ विकास प्राधिकरण का मुख्यालय महज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में है। अब ऐसे नाक के नीचे जब इस तरह के अपार्टमेंट बनेंगे, जो वहां के जई हैं या जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे लखनऊ विकास प्राधिकरण के, आखिर उनको इस तरह के अपार्टमेंट्स क्यों नहीं नजर आते? जब इस तरह के हादसे होते हैं तो कई जो विभाग हैं उनकी खामियां नजर आती हैं, लेकिन हादसे के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन? एक जब लेवाना होटल में हमने देखा था आग लगी, वहां पर 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, बड़े दावे किए गए, 100 से ज्यादा बिल्डिंग आइडेंटिफाई की गई जो नक्शे के विपरीत बनी थी, लेकिन इसके बावजूद उन बिल्डिंग्स पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। समय बीतने के बाद आपने देखा होगा कि लखनऊ में कोई भी एक ऐसा अपार्टमेंट नहीं था जिसको सील किया गया हो, खाली कराया गया हो। वक्ती कार्रवाई जरूर देखने को मिलती है, कुछ समय के लिए जो विभाग हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद एक लंबे समय के लिए आप देखेंगे तो फिर वही ढर्रे पे चलती नजर आते हैं सभी डिपार्टमेंट और सभी अधिकारी। लेकिन इस तरह के हादसे का अगर इंतजार करना है तो आपको हादसे होते रहेंगे, लेकिन अगर आपको कार्रवाई करनी है तो बड़े पैमाने पर करनी होगी, क्योंकि लखनऊ ऐसे अवैध अपार्टमेंट से पटा पड़ा है। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो मामले में जांच कमेटी जो बनाई गई थी, रोशन जैकब आज उस बैठक में मौजूद थी, साथ में जो हादसे के पीड़ित हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आगे की व्यथा भी रखी है। साफ तौर पर उन्होंने चोरी की आशंका भी जताई है। नेपाल की काली गंडकी नदी से निकली 6 करोड़ वर्ष पुरानी 26 टन और 14 टन की शालिग्राम शिला देवशिला रथ शाम 4 बजे कुशीनगर से गोरखपुर में प्रवेश करेगा। आपको बता दें कि इसके बाद देवशिलाई शाम को 5 बजे बताया जा रहा है कि शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए गोरखनाथ मंदिर भी पहुंचने वाला है, जहां पर इसका भव्य स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे और उस समय उनका स्वरूप पीठाधीश्वर का होगा। देवशिलाओं के साथ नेपाल से 100 संत और प्रबुद्ध जन भी आ रहे हैं। कल की सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन के बाद इन संतों को अयोध्या के लिए भी रवाना कर देंगे। हाँ, ये जो है कल 31 तारीख है, कल शाम को 5 बजे के आसपास रथ में है वो आएगा। रात्रि यहाँ हिंदू सेवाश्रम में रहेगा। लगभग 100-125 लोग रथ के साथ में हैं। उनके भोजन जलपान की व्यवस्था आश्रम की ओर से की गई है। सूचना मिल रही। जौनपुर में सपा नेता शिवपाल यादव ने रामचरितमानस पर मचे घमासान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा रामचरितमानस पर दिया गया बयान स्वयं प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने के लिए लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, तो केवल ये भड़काने में लगे हुए हैं। जबकि देखिए हम सब लोगों ने जो दिया है ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, तब भी इसको तूल दे रहे। और ये जो बड़बोले मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री अभी जब मैनपुरी चुनाव हुआ था तब गए थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और आगे आने वाले चुनाव में कैसे चुनाव लड़ा जाता है हम उनको सिखा देंगे।
यूपी में मंडल कमंडल की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब लखनऊ की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं कि खूब बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं। इस समय सपा के सीनियर लीडर और यूपी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस राजनीति की नींव रखी जो बरसों बाद फिर से आम लोगों में चर्चा का गंभीर विषय बनी हुई है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के समर्थन के बाद अब ये चर्चा और तेज हो गई। खास बात यह कि शुरू में सपा के सवर्ण नेता स्वामी के बयान का विरोध कर रहे थे, अब वो भी पार्टी की लाइन पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। सभी वर्ग और जात के लोगों को यहाँ पर सामान्य रूप से जीने का और रहने का अधिकार है और यही भारत की विशेषता है कि यहाँ तमाम वर्ग, जात और धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सामंजस्य बना करके रहते हैं। वो सभी समाज, वर्ग और जाति को एक साथ लेकर के चलने का काम करती है और यही सिखाती है कि सभी समाज के लोगों का बराबर सम्मान रहे। सवाल ये है कि जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे, भाई वो 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, तो जब बसपा में थे तब सवाल नहीं उठाया और उसके बाद फिर भाजपा में शरणम गच्छामी, वहां गए, वहां कैबिनेट मंत्री बने और बेटी को जो है सांसद बनवाया, तब तक उनको नहीं दिखाई दिया। अब चूंकि रामचरितमानस, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश में संविधान चलता है और संविधान में किसी को इजाजत नहीं है कि किसी भी धर्म पे या धार्मिक ग्रंथ पे कोई टिप्पणी करे। अब उनको कोई, अब चूंकि 1 साल से वो नौकरी थी नहीं तो अब वो फ्री बैठे थे, तो एक ये उन्होंने इजाद किया कि चलो इस पे कुछ बात की जाए तो उनको जो है पब्लिसिटी मिलेगी। तो अगर वो विचारों से सहमत नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो विचारों से सहमत नहीं है, तो वो अपने संगठन बनाए, अपने संगठन को लेके वो अपनी बात रखें, लेकिन किसी के धर्म ग्रंथ पे कोई भी मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति को एक बार फिर से धार देने की कोशिश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जुटे हुए हैं। उनके लगातार बयान बता रहे हैं कि अब पार्टी का भी समर्थन उनके साथ है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बाहर, कार्यालय के बाहर ये पोस्टर आज चर्चा का विषय है जिसमें लिखा गया है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। 6743 जातियां हैं शूद्र समाज में इस पोस्टर के मुताबिक। उत्तम प्रकाश सिंह पटेल हैं जिन्होंने अपने आप को गर्व से शूद्र लिखा है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीति है वो पलट रही है, या यूं कहें कि इसका दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि 20 से ज्यादा जो जात के लोग हैं उन्होंने कल लखनऊ में एक धरने प्रदर्शन की बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे, उनको सुना अभी, उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी जातियों को सम्मान मिलना चाहिए, यानी कि अब वो भी पार्टी लाइन पर ही हैं और इसको ये मान लिया जाना चाहिए कि अखिलेश यादव अब इस जो मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति है जो बहुत पहले उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी, एक बार फिर से उसी ट्रैक पे दौड़ती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की ट्रेन। अब देखना होगा कि ये राजनीति का जो ये दौर है ये कैसे थमेगा या इसका इनिशिएटिव यानी कि फायदा किस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि लगातार मायावती भी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा इसको एक नया रूप देना चाहते हैं। दोनों आपस में ही मिली भगत से इस तरह के बयानबाजी दे रही हैं, कर रहे हैं वहां के नेता। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस तरह की राजनीति को कितना फायदा होगा और भाजपा इससे निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। चैनल पर्सन शिवम के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ मानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाया तो साधु संत निशाने पर उनको लेने लगे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच भी आ गया है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के नेतृत्व में दारुशफा में पुतला फूका गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। बैनर पोस्टर लेकर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का जमकर विरोध प्रदर्शन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की मांग की है। आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले मैं लगातार छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों को इन जातिगत और धार्मिक उन्माद से बाहर लाने का काम कर रहा हूं। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज रामचरितमानस पर टिप्पणी कर करके करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उनके भावनाओं को उकसाया है।
लिहाजा इनके ऊपर FIR पंजीकृत कर सरकार इनको जेल भेजे। ऐसा मैं राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले मैं शशांक शेखर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि इस विकृत मानसिकता, निकृष्ट मानसिकता ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को की जगह जेल होनी चाहिए। तो युवा अधिकार मंच के जो नेता हैं थोड़ा सा डिले हो गए, शायद इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि FIR तो दर्ज हो चुकी है, 10 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है, जिनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, 5 की तलाश चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी है उसमें। प्रदेश भर में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, गोरखपुर के काली मंदिर पर विश्व हिंदू महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य स्वाहा का मंत्रोच्चारण किया है। प्रदेश सरकार से कि इनके ऊपर गैंगस्टर लगाई जाए, रासुका लगाई जाए और इनके जो है इनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाए, क्योंकि इनके परिवार में मिले जुले हैं और ये उस योग्य नहीं है जो कि जनप्रतिनिधि होते हुए इस तरह का अगर काम करते हैं तो जनप्रतिनिधि के योग्य नहीं है। उनके तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और गैंगस्टर की कारीगर जब गैंगस्टर उनको लगेगा और उनको बुलडोजर जब चलेगा योगी महाराज का, तब इनके परिवार को इनको समझ में आएगा कि हम हिंदू धर्म के साथ हम खिलवाड़ किए हैं, उनकी आस्था को हमने ठेस पहुंचाया है और रामचरितमानस का प्रति उन्होंने जलाई है। ये इनका हम कठोर विरोध करते हैं। में हवन पूजन किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वाहा के मंत्र के साथ में हवन पूजन किया गया और इस दौरान काफी ज्यादा आक्रोशित लोग नजर आए हैं। हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य को नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए। आपको याद होगा कि बीती 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करने के आदेश दिए थे, जिस पर फिलहाल अभी नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो दूसरी तरफ कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करने वाली हैं, जो कि साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले मौजूदा सरकार की आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है, जिसको लेकर आज बजट का इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया गया। केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर आम जनता को भी खासी उम्मीदें हैं, तो वहीं आम बजट पेश होने से पहले देहरादून की जनता को भी सौगात मिलने की उम्मीद है, जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी ओर से विश लिस्ट जारी करी है, जिसमें केंद्र सरकार से उत्तराखंड के कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर बात रखी गई है और कहा गया है कि मैं चाहता हूं इन तमाम चीजों को भी आप अपने बजट में शामिल कीजिए। बीते रोज राजधानी देहरादून के रायवाला में आयोजित बीजेपी कार्य समिति के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जोशी मठ को लेकर नया बयान सामने आया और वो खासा सुर्खियां भी बटोर रहा है। आपको बता दें, महेंद्र भट्ट ने कहा था कि कुछ माओवादी जोशीमठ क्षेत्र में सक्रिय होकर जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद से ही जोशीमठ क्षेत्र की जनता और विपक्ष बीजेपी अध्यक्ष पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर से बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना बयान जारी करते हुए पिछले बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि जोशीमठ क्षेत्र में कुछ वामपंथी लोग दिल्ली मुंबई से आकर जनता को भड़का रहे हैं, जबकि सरकार लगातार जनता के लिए राहत बचाव कार्य कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, उससे पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है। मित्रों, सरकार जोशीमठ के आपदा प्रभावित के लोगों के विस्थापन के प्रति संवेदनशील है। पहली सरकार है जिसने नागरिकों के सुझाव के आधार पर विस्थापन का निर्णय करने का निश्चय किया है। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में वहाँ के नागरिकों की सहमति बने, इस दृष्टि से वहाँ की जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि की समिति है उसके सुझाव को सरकार अंगीकृत कर रही है। वहीं खनन से उत्तराखंड को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली गौला नदी
आपको बता दें कि नंधौर नदी पिछले 3 महीने से बंद है। इसका कारण वाहन स्वामियों की अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल है, जिनमें कई मांगों पर सहमति बन गई है और कई मांगों पर अभी भी आंदोलन चल रहा है। वाहन स्वामियों की हड़ताल की वजह से न सिर्फ खनन के राजस्व को नुकसान पहुंचा है, बल्कि परिवहन विभाग को भी 8 से 10 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। अगर हम इसमें खनन की गाड़ियों को देखेंगे तो हमारा दिसंबर लास्ट ईयर की कंपैरिजन करते हैं तो 9,500 गाड़ियां जो हैं वो रिलीज़ हुई थी और इस बार सिर्फ 2200 गाड़ियां रिलीज़ हुई हैं। तो हमारे 7,500 के आसपास गाड़ियां जो रिलीज़ नहीं हो सकी, उनसे हमारे रेवेन्यू का भी नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे को लगभग फीस टैक्स सब मिला लिया जाए तो लगभग 9 से 10 करोड़ का हमारा जो हमने आकलन किया है अभी। उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, आज के समय उत्तराखंड के ज्यादातर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर कर दिया गया है। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, उन विद्यालयों में जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। आने वाले समय में उत्तराखंड में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, इस बार शिक्षा विभाग ने बोर्ड एग्जाम की जो है बहुत प्री तैयारी की है और अभी हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं। हर स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाएं जो हर महीने हो रही है और अभी हमारा रिजल्ट जो है वो 82% रहता था राज्य का। मुझे आशा और विश्वास है कि इस साल हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चे पर्याप्त तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए टीचर्स की भी कोई कमी नहीं है। लगभग एलटी के भी 1500 टीचरों की नियुक्तियां जो है हफ्ता 10 दिन में होने जा रही है। वैसे हमने 950 जो है लेक्चरर्स जो साइंस के बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी भी जो है हमने नियुक्तियां कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार रिजल्ट अच्छा रहेगा और इस बार परीक्षाएं पारदर्शी होंगी और नकल विहीन परीक्षाएं हों। मुझे ये कह सकता हूँ मैं, इसके लिए कड़े नियम हम लोगों ने अपने सभी सीओ को जो है प्रेषित कर दिए हैं और ये भी कहा है कि बच्चों को जो है किसी को भी बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के यूकेसीडीपी सभागार में कई एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा बैठक करी। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य सहकारी बैंकों में नेट बैंकिंग की व्यवस्था करने जा रही है। इसके साथ ही जल्द ही मोबाइल और डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था भी किसानों के लिए की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक दिन पहले कुमाऊं कमिश्नर ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। मौके पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया, जिसके बाद नगर निगम ने 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तो वहीं एसपी सिटी हरबंस सिंह का साफ तौर पर कहना है कि लोगों के खिलाफ बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही पुलिस वीडियो के आधार पर सभी को चिन्हित कर रही है। गौरतलब यह भी है कि सोमवार को कुमाऊं कमिश्नर और आईजी ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 बड़े अवैध निर्माण पकड़े थे, जिनको तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।